हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉल इन डे है, आपकी कॉल्स दी जाएंगी। आज कोविड के हवाले से पाकिस्तान के लिए खासा परेशान कुन दिन रहा। 1224 केसेस आए हैं, जबकि 47 अमवात हुई हैं। अमवात की तादाद 400 से क्रॉस कर गई है। तो देखना ये है, आज डॉन अखबार में ख़बर भी आई थी कि जो वफाकी वजारत सेहत है उनका ख्याल है कि 30 मई तक पाकिस्तान में जो कोविड के केसेस हैं वो 1.5 लाख तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली शाह नवाब शाह से। और व्हाट अ वे टू स्टार्ट द प्रोग्राम एज़ यूजुअल शेर के साथ। तो कामरान साहब इरशाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, बेतकल्लुफी न पूछिए उस मेहरबान की। नाली का उसमें आबे नजीस भी मिला गया, मट्टी पलीत कर गया मालिक मकान की। वाह, ऐसा तो इस अमर की सजा देने के लिए लॉकडाउन के अंदर तोसी कर दी गई है मजदूर को। और दूसरा ये है कि विफाकी हुकूमत ने जो ताजिरों के साथ ज्यादती की है वो ये है कि 5 किलोवाट से 70 किलोवाट तक के जो सारिफीन है उनको रिलीफ दिया गया है। उसके अंदर ज्यादातर मिल मालिकान आते हैं या फ्रेंचाइजीज आती हैं, या फिर उसके अंदर अगर छोटा तबका आता है तो वो कोई वेल्डर आता है या कोई आटे की चक्की आती है। अब ज्यादातर जो ताजिर हैं छोटे, उनके पास 3 किलोवाट या उससे कम के कनेक्शन होते हैं। अब इसके अंदर जो ज्यादातर फायदा दिया गया है वो सनतकारों को दिया गया है। तो मेरी दरखास्त है वजीर आज़म पाकिस्तान से कि इसको रिव्यू करें। ठीक है, बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अगर मैं मुझे नहीं पता कि इसका मुहर्रिकात क्या है, मगर क्योंकि जो रिटेल की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, वो बिज़नेस कर रही हैं, और ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह, और दूसरी तो मे बी दैट कुड बी वन रीज़न। लेकिन मुझे खुद नहीं हाँ, क्योंकि सनतें बंद थी या जो बड़े ताजिर थे उनको ज़्यादा जो उनके कारोबार वो बंद रहे, तो मेरे ख्याल में शायद उस सिलसिले में उनको रिलीफ दिया गया होगा। मज़दूरों की का जिक्र था इनके शेर में। आज 1 मई है जी, मज़दूरों का आलमी दिन है। हम पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों को ये जो इब्तला है इसके बावजूद आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा करे कि आपकी जो स्ट्रगल है वो उसका फल आपको कभी ना कभी मिल सके, कभी ना कभी। राहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? क्या हाल है आप लोगों का? मैं 3 बात करूंगा, तीनों बातें सुन के फिर एक इकट्ठा मुझे जवाब दीजिए। पहली बात मैं करूंगा, जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने मीडिया टॉक की है और वो जर्नलिस्ट को भी बुलाया है और एंकर पर्सन को बुलाया है। तो उसमें मैंने इस 2 साल के अरसे में आप तीनों भाइयों को नहीं देखा कभी कि जी इमरान खान ने जो कोई मीडिया टॉक कर रहे हैं या कोई एंकर पर्सन को बुला रहे हैं, तो आप तीनों हज़ार को बुलाया। इसका मुझे जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि एक थोड़ी सी बात करूंगा, कल मैंने प्रोग्राम देखा था शाहजेब में, उसमें वो आई हुई थी यास्मीन राशिद। उससे शाहजेब ने कहा जी आपने पंजाब में टेस्टिंग कम कर दी है। उन्होंने कहा हाँ जी हमारी कुछ है, हम 1500-1700 पे ले आए हैं अपनी टेस्टिंग, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये आप मुझे बताइएगा कि वाकई प्रॉब्लम है या ये इसलिए कर रहे हैं कि जी सिंध को थोड़ा और हाईलाइट करें, क्योंकि वैसे ही ये सिंध के पीछे आप देखें सुबह से शाम तक सिंध के पीछे पड़े रहते हैं। तीसरी बात करूंगा कि तीसरी बात मेरी है कि इमरान खान ने कल बयान दिया कि जी एलीट क्लास ने लॉकडाउन लगवा दिया। तो मेरा ये है कि कहीं एलीट क्लास कभी आपसे रिजाइन तो नहीं ले लेगी, ये भी है। तो तीनों बात अगर आप मुझे जवाब राहील भाई, हमें जहाँ तक वो है हमें बुलाने का, तो देखिए एक तो चीज है कि हम कराची में होते हैं, हाँ, वो इस्लामाबाद में होते हैं। अब जब हमें बुलाएंगे तो हम अपनी टिकट तो मुश्किल से ही भरेंगे ना यार, वो हमें टिकट तो नहीं। और फिर वजीर आजम भी नहीं आ रहे बावजूद इसके कराची के। वजीर आजम जब कराची आते हैं तो आपको बुलाते हैं? मुझे अभी तक मैंने चेक नहीं किया मैसेज। आखिरी दफा तो हो सकता है कि मिस कॉल आई हो। क्यों इस तरह की? हो सकता है कि मिस कॉल आई हो। दफा बुलाया था तो एन वक्त पे वो नाम कट गया था आपको शायद। हाँ ये भी हुआ था, मैं भूल गया था। और लाइन कट, इतनी चीजें होती हैं कि बंदा भूल जाता है। अच्छा दूसरा जो आपका था पंजाब में जो का था टेस्टिंग, वो कल उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि वो नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जो अब ट्रेस ट्रीट और टेस्ट क्वारंटीन TTQ, तो वो उस हवाले से है। लेकिन टेस्ट बहरहाल ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि WHO की ये रिकमेंडेशन है। अच्छा तीसरा जो आपका सवाल था कि
मुझे खुद समझ नहीं आ रही, और शायद मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से वज़ीर आज़म साहब को खुद नहीं समझ आ रही कि उनका मौक़िफ़ है क्या। क्योंकि एक ही जुमले में कहते हैं कि जी एलीट क्लास ने किया है, फिर उसके साथ ये भी कहते हैं कि जी हमारी केसेस इतने बड़े नहीं है क्योंकि लॉकडाउन कामयाब हुआ है। अच्छा, अब एलीट क्लास से क्या मतलब? आप उस्मान बुज़दार की बात करें, आप महमूद खान की बात करें, क्योंकि वो दोनों सूबे पीटीआई के अंदर ही हैं यार, वहाँ पर तो नहीं, मतलब थोड़ी सी मैं दो सेकंड बात करने की इजाज़त दे दिया करें। नहीं मतलब नहीं, ये फिर कहते हैं कि बुलाते नहीं हैं यार अब नहीं, ऐसे ज़्यादा तो 1000 लोग कह देते हैं यार, ऐसी क्या बात। वज़ीर आज़म के ऐसे हज़ारों अक़वाल हैं जिनसे आप प्राइज़ बॉन्ड के नंबर निकाल सकते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन करके जो है उसमें रम्ज़ होता है, इशारा होता है, किनाया होता है, आप उसको लिटरल लेना तो शुरू कर देते हैं। तो कहाँ से आपको देखिए, यू टर्न बड़े लीडर की निशानी होती है, वो खुद ही आपने जितनी लेनी है मतलब, लेकिन 5 मिनट के अंदर मतलब आप कह रहे हैं पंबीरी ना बने। कुछ बातें हालत जज्ब में भी होती हैं, तो उसका आपको वो जो प्राइस बॉन्ड नंबर आप निकाल रहे हैं उससे कभी आपको कुछ निकला? ये मतलब सरदार सलीम प्रूफ ऑफ द पुडिंग यार, क्या जी सरदार साहब, यार अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एनीवे जी सरदार साहब, मैं सबसे पहले आपकी हिफाजत से जी दुनिया भर के मेहनत कशों को यौम मई की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल। और उसके साथ ही एक बासी मुबारक है जो पाकिस्तानी कौम को देनी है, पिछले हफ्ते दे रहा था, जब तक आपके पास पहुंचा तो मेरे साथ वही हो गया था जो कौसर नजर के साथ हुआ था। जी जी। तो वो मुबारक है 22 करोड़ झूठे और बेईमान लोगों को, और उनको मुबारक इस बात की कि अल्लाह ने उनमें एक तो ईमानदार पैदा किया, और उस ईमानदार की उन्हें मुबारक देता हूँ। और उस मौलवी साहब से सिर्फ इतनी अर्ज है कि इन 22 करोड़ लोगों में एक बड़ी बड़ी तादाद है जो कुव्वत गोयाई से महरूम है, पैदाशी तौर पर बोल नहीं सकते, पैदाशी तौर पर जो सुन नहीं सकते वो भी बोल नहीं सकते। तो अगर वो मुझे बता दें कि ये न बोलने वाले लोग झूठ कैसे बोलते हैं, तो मुझे बड़ा फायदा होगा और पूरी कौम को फायदा होगा। ये पता लग जाए कि ना बोले बगैर भी बंदा झूठ बोल सकता है। सरदार साहब उन्होंने माजरत कर ली तो छोड़ दें अब, जब इस बात के ऊपर बाद में वो आ गए और उन्होंने माजरत कर ली कि मेरी अगर दिल आज़ारी हुई है मेरी बात से, तारिक जमील साहब की बात कर रहे हैं, अच्छा, तो उन्हें माजरत कर ली तो छोड़ें इस चीज़ को। नहीं तो क्या इससे भी माजरत कर ली कि सिर्फ एक ही सच्चा आदमी है पूरी कौम में? नहीं, उन्होंने यही कहा कि उनका सवाल सरदार सर, आप लिटरली ना मतलब यार लिटरली मेटाफोरिकल बात हो रही है सर। जब तक प्राइस बॉन्ड का नंबर नहीं लगेगा, प्राइस बॉन्ड का नंबर निकालो ना यार, क्या हो गया यार? अमीर सहगल है, अमीर सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। तीनों दोस्तों की खिदमत में एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि आप लोगों से बात हो सके। जी सर। और खुशकिस्मती से आज कॉल मिल गई है। हमारी भी खुश। मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करना चाहता हूँ। माशाल्लाह तीनों दोस्त बड़े अच्छे एहसन तरीके से आप लोग बातचीत करते हैं। दूसरे जो हमारे चैनल्स हैं उनके मुकाबले में आपकी गुफ्तगू लपी तुली होती है और टू दी पॉइंट होती है। मुझे दो बातें करनी है। पहले तो मैं एक इजाज़त दे तो एक शेर सुना दूं, न जाने किसका है जी, और वसूलुल्लाह खान को शायद पसंद आए। वो शेर यूं है कि 4 कांटे चुभे नहीं तुमको, सब इरादे बदल दिए तुमने। वाह, जरार को पसंद नहीं आया? नहीं सर, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ऐसा है जी जी। वजीर आजम साहब को दो बातें करनी है आपके तवज्जो से। पहली बात यह है कि ये जो इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है उसकी जरूरत क्या है? इनके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी प्रॉपरली बनी हुई फोर्स मौजूद है जिसमें तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका मतलब एक डेटा मौजूद है, और वो है आपकी पोलियो फोर्स। जी जी। वो पोलियो फोर्स वाले घर घर जाके आप बता सकते हैं कि कौन से खानदान में क्या है, किसको जरूरत है, उसको यूटिलाइज करें। दूसरे, ये दुनिया भर से यार पैसे मांगते हैं, अपीलें कर रहे हैं, वो उसकी न्यूजीलैंड की वजीर आज़म को क्यों नहीं फॉलो करते? उन्होंने अपनी तनख्वाहें उन्होंने बंद कर दी। क्यों नहीं वजीर आज़म, इनके रुफका, इनके वज़रा, MPA, MNA, सेनेटर हजरात, ये सारे के सारे जितने भी हैं
करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन में ये जीत के ऊपर आते। इनमें कोई गरीब आदमी नहीं है। ये मुल्क और कौम के लिए क्यों नहीं कहते कि यार हम 1 साल तक, बल्कि रेस्ट ऑफ द टेन्योर हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, हमारी जितनी तनख्वाहें हैं वो सारी इस फंड में जाए, लोगों की मदद हो। तो क्यों नहीं इस तरफ आते? इससे इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और आइंदा कभी अगले इलेक्शन में मौका भी मिल जाए। और कुछ नहीं तो ऑप्टिक्स तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जवाब। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत ने कम से कम ये किया कि जून तक उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और उनकी तनख्वाहें नहीं लेंगे। मुश्किल वक्त है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को भी एक ये जो मुझे जो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है ना कि जब हुकूमती महकमे इन फंड्स में डोनेट कर रहे होते हैं, जैसे रेलवेज फर्ज करें, वैसे ही आपका बैठा हुआ है, आप खसारे में हैं। पहले वो एक चेक देते हैं डैम फंड के लिए ताकि तस्वीरें खिंचे ना, हेडलाइंस बने ना। इसमें भी आप फंड दे रहे हैं और अच्छा निकालेंगे किससे? आपका और मेरे से ही। देखिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। शेख साहब का चाहे जेब किसी और की हो, चाहे जेब किसी और की हो, जेब तो आवाम की होती है। जेब तो आवाम की है ना यार। हाँ, और अच्छा बेस्ट पार्ट जो है ना कि ये जो बात कर रहे हैं ना ये तनख्वाहें काटने की, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तो मेरा ख्याल है कि डिडक्ट कराई है। मजेदार बात है कि उनमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिनको हम क्या कर रहे होते हैं? फ्रंट लाइन सोल्जर्स। सर ये पैसे जरा वापस दे दें 2 मिनट और फिर आप जाए फ्रंट लाइन पे जाके लड़ें। बहुत खूबसूरत बात है। कल मैंने एक तजवीज़ सोशल मीडिया पे पढ़ी जो कि मुझे मज़ेदार लगी। इस पे भी गौर हो सकता है। मैं हुकूमत के लिए ये तजवीज़ नहीं है, इंडिविजुअल शहरियों के लिए जो मदद करना चाहते हैं इस मौके पे। वो ये कहते हैं जी कि मोहल्ले का जो दुकानदार होता है ना, किराने वाला, उसको सब पता होता है कि महीने उसके पास रजिस्टर होता है कि कौन उधार ले रहा है, किसकी क्या माली पोजीशन है। तो जिसको मदद करनी है ना, उस दुकानदार के पास चला जाए, उससे कहे यार इस रजिस्टर में से ये बताओ कि किस किस का कितना उधार है और वो मैं पे कर देता हूँ। ऐसा लोग करते हैं। वैसे इंडिविजुअली इनफरादी है, ये भी एक तरीका है, ये भी करने का। तो उससे ये कि उसको पता भी नहीं चलेगा, इज्जत नफ्स जो है वो जो है महफूज रहेगी लोगों की। जी। इजाज अली साहब हैं कराची से। जी इम्तियाज भाई। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। ज़रार साहब से बात करनी है। सर बैठा हूँ। सर मुझे ये बात करनी थी आपसे, ये इमरान खान। हेलो जी जी सुन रहे हैं सर। इमरान खान साहब ये बार बार टीवी में जब भी आ रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मैंने सिंध में सबसे ज़्यादा पैसे बांटे हैं, तो सारा रेवेन्यू तो हमारे से यहाँ सिंध से जा रहा है। ये बार बार हमें ये एहसान क्यों जता रहा है? हम सिंध को इतने गरीब है, सिंध के लिए क्या किया है? ये सारे इसके काबीना में मम्मी डैडी बिठाए हैं, कुछ इल्म भी है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या हशर कर दिया है मुल्क का। ठीक, और कुछ भी नहीं। हम मेरी चीफ ऑफ आर्मी साहब से ये रिक्वेस्ट है, खुदारा कुछ रहम करो मुल्क पे। ठीक है। ये बात ज़रूर है कि खान साहब से समहाउ एक तो उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट को भी टारगेट किया हुआ है, फिर सारा उस तरह से। नहीं, वो तो टेलीथॉन में भी नहीं रुक सके ना। हाँ वही ना, टेलीथॉन में भी कि पैनिक में आके अगर आप में सेल्फ बिलीफ होती है, और अगर सेल्फ बिलीफ से अगर वायरस हट जाता है ना यार, मैं तो कहता हूँ कि जितना कॉन्फिडेंस आपके भाई में तो किसी में नहीं है। मुझे तो कभी जुकाम भी नहीं होना चाहिए इस तरह। अनफॉर्चुनेटली सेल्फ बिलीफ विदाउट अ प्लान डजंट इक्वल एनीथिंग। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और दूसरी बात है कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर। आपको जब एक नेशनल टेलीथॉन हो रहा है, आपको क्या जरूरत है कि आप नाम लेके टारगेट करें? टेलीथॉन तक महदूद रहें, क्या टेलीथॉन तक रहें, लेकिन हो नहीं सकता है यार। आज तुम लोग ना मुसलसल प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़े हुए हो। तुम लोग हो अक्ल से मुकाबला करना चाहते हो चीज़ों का, वो इश्क से मुकाबला करना चाहते हैं। ठीक, फ़र्क है। ब्रेक ले लें सर, हम ब्रेक ले लें। आजकल बड़े मतलब शायर किस्म के मूड में हैं भाई हमारे। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं फारूक अब्बासी साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद, आप बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और जैसे आपका प्रोग्राम का नाम है ज़रा हटके, आपके मौज़ूआत भी काफ़ी हटके होते हैं। शुक्रिया सर। और इसी तनाजुर में जो मैं ज़रा हटके एक मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा था। इस मौजूदा लॉकडाउन की सिचुएशन में यहाँ पर फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर बात की जाती है, हमारे डॉक्टर्स की, हमारे
सिक्योरिटी एजेंसीज की। यहाँ पर मैं एक और तबके की बात करना चाह रहा हूँ जिनको हम बैंकर कहते हैं। ये बैंकर पहले दिन से लेके आज तक तमाम डॉक्टर्स, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ऑथेंटिक बात है कि जी जो करेंसी है वो जरासीम फैलाने का सबसे बड़ा बाइस हम इसी करेंसी के अंदर डील कर रहे होते हैं। और एक अजीब व गरीब सिचुएशन ये है कि अक्सर जो हमारे दोस्त हैं वो आउट स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं, अपने घरों से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां पर उनके लिए कोई अकोमोडेशन नहीं है कि वो वहां तक अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचे। वो लोग पहुंचते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अपने जरिए को इस्तेमाल करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, मगर किसी फोरम पे सर इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इनकी जो आप बेशक सर्वे करके देख लें, बेशक कोई अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं उनसे मालूम करके देख लें, इस वक्त पहले दिन से लेकर लॉकडाउन से लेकर आज के दिन कहीं पर भी कोई रिलीफ इस तबके के लिए कहीं पर किसी ने कोई बात नहीं की, और ना ही आज तक इनको कुछ दिया जा रहा। सही तो मैं सिर्फ जैसे आपका एक प्रोग्राम है जरा हटके, मैंने कहा आपसे ये बात कर सकता हूँ। और लास्ट टाइम यकीन करें सर मैंने 200 टाइम्स जो है ना कॉल मिलाई है, लेकिन कॉल नहीं मिली। ये आपने बहुत ही एक जेन्युइन मसला उठाया है, इसलिए कि वो भी एक रीढ़ की हड्डी है जो इस वक्त माली निज़ाम एसेंशियल सर्विसेज ऑपरेट कर रहा है, एसेंशियल सर्विसेज का होना चाहिए। बात ये है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत से ज़्यादा चूँकि 95% जो बैंकिंग सेक्टर है वो प्राइवेट है, लिहाजा जो उनके बैंक हाउसेस हैं उनको ये चाहिए कि जो अमला है उसके लिए इंतज़ाम करें ट्रांसपोर्ट का, पिक एंड ड्रॉप का। अच्छा, हुकूमत से हम बात करेंगे तो कहेंगे जी ठीक है स्टेट बैंक के लिए और नेशनल बैंक के लिए सही है, सही। लेकिन जो बाकी जो बैंक है, बिल्कुल ये उनके बॉसेस का फ़र्ज़ है कि अपने मुलाजमीन को जब वो दूर दराज इलाकों से, और मुझे पता है मेरे बहुत सारे बैंकर्स दोस्त हैं कि कौन कहाँ से आता है, कौन सी ब्रांच में है, तो ये मैं उनसे अपील करूँगा कि आप अपने अमले को जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात हैं उसमें कम से कम पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करने की कोशिश करें। माशाल्लाह वैसे भी 150-200% प्रॉफिट जो है ऑन एन एवरेज उठाया जाता है आराम से सर, आराम से। तो अच्छा, कुछ इस पे भी लगा स्टेट बैंक हिदायत भी दे सकती है, एक बिल्कुल एडवाइस भी दे सकती है। और इनके साथ साथ मैं एक और जिक्र करना चाह रहा था, आज मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, सिविल एविएशन में होते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि यार हम भी मतलब एक तरह से वो भी एक्सपोज्ड रहते हैं। एक मैं कल आज किसी पायलट भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं पहले। हाँ, तो ये तो एसेंशियल सर्विसेज तो इनको भी ना करना चाहिए, एटलीस्ट हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। और बैंकिंग काउंसिल का जो फोरम है मेरा ख्याल है उसे भी कुछ करना चाहिए, और स्टेट बैंक को भी कुछ बिल्कुल करना चाहिए। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैंने दो बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक इस्लामाबाद से अभी कॉल आई थी, तो वो साहब कह रहे थे कि आपके प्रोग्राम के अलावा दूसरे भी चैनल हैं वो कोई बात सुनते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे भाई कि पहले आप मुझे ये बताइए वो कौन सा चैनल है जो ब्रांड न्यूज की तरह प्रोग्राम करता है? मेरे ख्याल में वो चैनल होगा जो ISI के 5-5 घंटे कार्टून दिखाता था, शायद ये वो चैनल देखते रहे होंगे। तो इनको चाहिए, आपको चाहिए था सर, उसको बताते कि उससे पूछते कौन सा। ठीक है, अब आज फरमाइए। सर बात यह है कि मैंने आपको ये बताना था कि मैंने 17 तारीख को कॉल की थी आपके प्रोग्राम में, और के अपना इतने लोग फोत हो गए, लेकिन 17 तारीख से आज तक सर 5 पेंशनर और फोत हो गए सर। और फिर मैंने अभी 27 तारीख को सलमान अकम राजा साहब को मैसेज किया था कि सर ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन जा रही है, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें हमारे केस के सिलसिले में। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि लेट वी सी व्हाट कैन बी डन, रेगुलर केसेस आर नॉट बीइंग फिक्स्ड एट प्रेजेंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर 18 जुलाई को आपने उनको अपने प्रोग्राम में लिया था, एक दफा सर हमारी खातिर फिर उनको ले लें और उनसे पूछ लें। ठीक है, अगर डेवलपमेंट होती है सलीम भाई, अगर डेवलपमेंट होती केस लगता है तो फिर हम सलमान की बात करें, सलमान अकरम राजा की ऐसे कर लेंगे हम कि मैं कल ही सलमान साहब से बात कर लेता हूँ। अगर इसमें कोई पेशरफ्त हुई है, कोई डेवलपमेंट हुई है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम उनसे बात कर लेंगे। इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, शकील अहमद साहब हैं कराची से। जी शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों भाइयों के तवस्सुस से इनके वजीर तालीम सईद गनी साहब की खिदमत में ये अर्ज है
कि एक बच्चों का एक मसला है, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों का मसला है जी जी कि उनके इम्तिहानात नहीं हुए। सूरत हाल बहुत ही आप लोगों के सामने है। सही। कोरोना की जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहली से 8वीं क्लास तक के वो बच्चे जिनके पूरे साल की तालीमी प्रोग्रेस अच्छी है उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, और अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती है तो शायद ऐसे तो फिर यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इत्तेफाक की बात है, मेरी कल ही सईद गनी से इस पे बात हुई तो उन्होंने कहा हम लोगों ने जो अब मीटिंग की थी उसमें बेशतर की राय यही थी कि इस तरह कर दे, मगर ये कह रहे हैं कि वो ये अनाउंस करेंगे ईद पे, ताकि उनका ये कहना था कि अगर हम ये पहले अनाउंस कर देते तो बच्चे फिर किताबें छोड़ करके जो है ना, अब तो तुमने बता ही दिया है। अब मैंने बता दिया, लेकिन अब तो जाहिर है तालीमी क्लोज होकर ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई हैं और तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हैदराबाद से हैं जाहिद जुनेजो साहब। जनाब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले भी आपसे बात हुई थी कोविड के हवाले से। जी सर, आपने बहुत मेहरबानी की, डॉक्टर्स को पीपी मिल गई मगर बंद, उसके बाद नहीं मिली। खैर उस बात को हम वहीं पे छोड़ते हैं। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो पीपी के डिस्पोजल का है। हाँ, बहुत अहम मसला है। किसी भी हॉस्पिटल में, सिंध में, कराची के 1-2 हॉस्पिटल छोड़ के किसी में भी इंसाइनेटर्स नहीं लगे हुए हैं। बिल्कुल। और ये जो पीपीज हैं जब वो डॉक्टर्स यूज करके उसको फेंक देते हैं तो आसपास की आबादी, जो कच्ची आबादी है, वहाँ के बच्चे उठा के उन मास्क से या उन गाउन से या उन ओवरऑल से खेल रहे होते हैं। तो ये जो तरीका है ये तो बहुत ज्यादा कोविड फैलाएगा। सही बात। तो उसके लिए न ईपीए में किसी एक्शन में नजर आती है, न हमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा किसी एक्शन में नजर आता है, न ही हमें आपके जो प्रोमोस चलते रहते हैं कोविड के बचाव से तरीके में, उसमें कोई चीज नजर आती है। तो ऐसा क्यों है? क्या ये कोई हैजर्ड नहीं है? अगर है और ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन भी है। नहीं सही, बिल्कुल नॉट इन द सीन। 100% आप सही बोल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी ने इसके ऊपर गौर ही नहीं किया अब तक। और जहाँ तक ये इंसिनरेटर्स की बात है, आपने तो मतलब मेहरबानी की कि कराची के 1-2 अस्पतालों में ये शायद सीन है। आपको याद नहीं है ये क्लिफ्टन बीच पर क्या हुआ था? हाँ, वो जो सिरिंज, खून की शीशियाँ वो वॉश्ड अप ऑन द शोर। तो ये तो हमारा हाल है डिस्पोजल का। जहाँ तक इनकी बात है, मैंने सिंध की भी वीडियोस देखे हैं, वो कचरे में पड़े हुए हैं, पीपीई सूट्स, और बच्चों उनके साथ खेल रहे हैं। की वीडियोस आई, हर जगह के वीडियोस हैं सर, ये कहीं एक जगह का नहीं है मसला। तो बिल्कुल ये इज एब्सोल्युटली 100% राइट। नहीं बिल्कुल इस इशू पे बात भी होनी चाहिए। जी, मोहम्मद सईद साहब हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? दिक्कत? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर हमारे फ्रंट लाइन पे ना मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैंने खुद देखा है, सिपाही से लेके एसपी तक, और उसमें खवातीन भी शामिल हैं। तो पुलिस की वो लोगों को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड लाइन से लड़ रहे हैं 19 से। बिल्कुल। और बैंक मुलाजमीन आप देखें, बैंक मुलाजमीन है जो छोटे, खासकर 50,000 से कम तनख्वाह लेने वाले, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे। बैंकों के बाहर आप जाके देखें लाइनें, और वो कैशियर ही नहीं, उसके अलावा और दूसरा अमला भी होता है। और वो मकान का किराया, इनकी ये चीजें, बच्चों की फीसें, मकान वाले छोड़ते नहीं किराए का, कोई लोग एक्सपेंस नहीं छोड़ता, दुकान वाले उधार नहीं देते किसी को आजकल। सही बात। तो आप ये देखें कि इनको सबको एक सैलरी, पुलिस का और बैंक के जो 50,000 से कम लेने वाले, इनको एक सैलरी रिस्क अलाउंस जरूर मिलना चाहिए। आप अगर देख ले जाके उनकी हालत, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी तजवीज़ बिल्कुल वैलिड है। बोतलें पहुंचाई हैं जी। एसपी रैंक के लोग जो धूप में खड़े होकर सारा दिन, जिनमें खवातीन बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ना सिर्फ
बेचारे खड़े रहते हैं, बल्कि आवाम को समझाते भी हैं कि खुदा के लिए मास्क पहने, खुदा आप क्यों निकल रहे हैं फैमिली के साथ। आपको वो मशहूर पुलिस वाला नहीं याद है, सिंध वाला, जो मस्जिद की दीवार यूं कि आप भाई प्लीज, लेकिन क्या करें। बिल्कुल। अमजद हुसैन है रावला कोट आज़ाद जम्मू कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर मेरा आप तीनों को सबसे पहले सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आज कोरोना की जो वबा है वो पूरी दुनिया में है जी। तो एक और बहुत बड़ी वबा है जो पूरी दुनिया में फैलती है, और मैं इस हवाले से सजेस्ट करता कि आज का जो प्रोग्राम है आपका, तो वो आज 1 मई के हवाले से होना चाहिए। बिल्कुल। वो बच्चा ये कोरोना तो अब आया, लेकिन ये 1 मई मजदूरों के जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर बनाए जाते हैं। जी अमजद भाई, बिल्कुल आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। वसत ने कुछ तस्करा तो किया, लेकिन क्योंकि आज कॉलिंग डे था तो अगर नहीं होता तो हम यकीनन उसके ऊपर, और हर साल ही करते हैं, तो ज़रूर। और मज़दूरों के हालात अच्छे नहीं, मज़दूरों के हालात और बुरे होने जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारा मेहनत ने पेशगोई की है कि अगर ये वबा का ज़ोर अगले 6 महीने तक नहीं टूटता तो यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में हर दूसरा मज़दूर उसकी नौकरी के लाले पड़ सकते हैं। जी अच्छा, और जिनकी नौकरी होगी भी सही, क्योंकि उनकी नौकरी के पीछे मतलब कोई 100 और लोग खड़े होंगे कि सर ये जॉब मुझे दे दें, तो फिर वेजेस का क्या होता है? वेजेस नीचे जाते हैं। सप्लाई डिमांड बड़ी जालिम कर्व है ये। सही जी बिल्कुल। वेलकम बैक। फरहान खान हैं हमारे साथ कोयटा से। जी फरहान, सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम सर, आपको सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक कोरोना के हवाले से और एक जनरल क्वेश्चन है सर। जी। कोरोना के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन था कि सर कि जैसे हम देखते हैं ये जितने डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें असर मतलब बहुत सीवियर इनके असरात, और जितने डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गए, यहाँ भी इनके असरात कम है, मतलब वो इतने माइल्ड इतने। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास इतना नहीं हो, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि मतलब हम कह सके कि असरात यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से बहुत कम है। बिल्कुल। अच्छा फरहान साहब, आपका बहुत एक अच्छा सवाल है, सॉरी इसका अगर पहले जवाब दे दें। और इनफैक्ट अभी शो से पहले हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे आपस में ही। बिल्कुल देखें, एक फैक्टर ये है, हो सकता है कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर हमारे पास तो अभी लाशों के ढेर होने चाहिए थे। अगर फर्ज करें कि अगर वही हम रेशो देखें जो हम वेस्ट में देख रहे हैं, कल झगड़ा साहब भी कह रहे थे कि यार मैं ख्याल क्या यूके में तो फर्टिलिटी रेट मेरे ख्याल 15% है। तो एक फॉरेन पॉलिसी में भी एक आर्टिकल था कि यह जनूबी एशिया में, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ इतनी अभी बुरी हालत नहीं हुई, कि जनूबी एशिया में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में इतने वो इफेक्ट नहीं आया, हालांकि कंडीशंस परफेक्ट हैं यार, मतलब बंदे के ऊपर बंदा है, आबादी है और बेइंतहाशा हेल्थ सिस्टम का आपके सामने है। तो ये एक मिस्ट्री है, और आई गेस अभी तो किसी के पास इसका जवाब, अल्लाह करे कोरोना का इसको पता, इस मिस्ट्री का पता ना चले। मैं इस पे ज्यादा बात ही नहीं कर रहा ताकि उसको पता ना चले। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर हमारे साथ मोहम्मद फहद हैं दुबई। डॉक्टर हारून रशीद हैं कराची से। हाँ, वो मोहम्मद फहद हैं दुबई से। हेलो 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 जी, हेलो जी, हेलो। पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर हारून रशीद से बात करा दीजिए, कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारून है। जी सर। अच्छा, आप टीवी को म्यूट कर देंगे तो हम आपकी बात जी फरमाइए। जी मुझे एक बात करनी थी, आपका खैर प्रोग्राम मुझे पसंद है काफ़ी। अच्छा, आप फैसल साहब ने डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कहा था कि उन्होंने कोरोना के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो कोई मामूली डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर्स तो डॉक्टर ही होते हैं, मामूली और गैर मामूली तो उसमें कोई ऐसी चीज होती नहीं। सर एक ऐसे डॉक्टर भी हमें मिले हैं जो कहते हैं कि ब्लो ड्रायर को हाई करके ना अपने नाक में घुसेड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हमें डिफरेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। हाँ जी,
ठीक है, ठीक है। मोहम्मद फहद साहब दुबई से। जी फहद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर एक तो मैं 10वीं क्लास का जो है ना स्टूडेंट हूँ, और अभी हाल ही में हमारे 3 एग्जाम हुए थे। जैसे ही कोरोना वायरस की पैंडेमिक जो है वो अपने अरूज पर आने लगी तो इधर तो लॉकडाउन हो गया, और पाकिस्तान में भी फेडरल बोर्ड ने नोटिस इशू कर दिया कि आप जो है ना एग्जाम्स रोक दें। हमारे 3 एग्जाम हो गए थे, अब 5 रह गए हैं। लेकिन अब इधर हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ने इधर लॉकडाउन तो ईज कर दिया है, लेकिन स्कूल अभी खुले नहीं है, और हालात भी ऐसे हैं कि अभी जो इधर है ना हम रहना मुश्किल हो गया है हमारा। या तो फिर गवर्नमेंट वाले जिस चीज के हमसे पैसे लेते हैं एडमिशन फॉर्म के, और जिस चीज के वो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, जो हमारे वफाकी तालीमी वजीर हैं, वो हमें कुछ बताए ना कि अगर आप इधर दुबई में फंसे हुए हैं तो आप 5 पेपर जो बचे हुए हैं आपके वो पाकिस्तान में आकर आप दे दें, या कोई। अच्छा फहद भाई, पेपर क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हो रहे, सुन लीजिए, अभी 31 मई तक तो ये कहा गया है कि जनाब आप बिल्कुल एग्ज़ाम्स को भूल जाएं, उसके बाद बात होगी। मेरी फेडरल बोर्ड के जो स्पोक्समैन हैं, इत्तफाकन उनसे बात हुई परसों, तो उनका ये कहना है कि हमने हुकूमत को लिख के दिया है कि 31 मई के बाद हमें कम से कम 1 महीना चाहिए होगा प्रेपरेशन के लिए, ताकि तो ये जो बोर्ड के आपके एग्ज़ाम है मोस्ट जुलाई में होंगे। तो और आप घबराएं नहीं, जो सबके साथ होगा वही आपके साथ होगा। ये कोई यकीन कोई ना कोई पॉलिसी किसी ना किसी शक्ल में आएगी। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और प्रोग्राम बंद भी करना है तो प्रोग्राम बंद करना, और मंडे को वापस आओगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।